Standard 5th Environmental Studies Part 1. In this chapter 4 is environmental balance, यानी हमारे वातावरण का बैलेंस। शुरू करते हैं पार्ट। ट्राई दिस। आस्क द एल्डर्स इन योर फैमिली टू टेक यू अ रिवर साइड और टू अ लेक और स्ट्रीम। अपने घर में अगर कोई बड़े हैं तो उन्हें कहना कि आपको कभी नदी किनारे या कोई तालाब के पास आपको लेकर जाए, है ना। तो आप प्रकृति को ध्यान से देखिए, क्या क्या आपको दिख रहा है प्रकृति में, ये पूरा देखिए नजारा। पक्षी, तितलियां, जानवर, कुछ पानी के जानवर हैं, कुछ जमीन के जानवर हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर रहता है ना। तो ये हम इनको कैसे बैलेंस करके रहते हैं, ये हम इस पार्ट में देखेंगे। ऑब्जर्विंग द वेरियस लिविंग थिंग्स। आप इस चित्र में सारे लिविंग थिंग्स देख रहे हो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स यू सी देयर। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी ऑफ द लिविंग थिंग्स यू सी, मेक अ नोट ऑफ देम डिस्क्राइबिंग देयर शेप, कलर, साउंड, शेल्टर एक्सेट्रा, और ड्रॉ देयर पिक्चर्स। Count how many types of living things you see. Now repeat the activity near your house, in the school, garden or in a field. तो जब आप कभी कहीं प्रकृति का कुछ नजारा देखने जाओगे तो यहाँ कह रहा है कि आप उन चीजों को ध्यान से देखिए और उनकी लिस्ट बनाइए, और आपने जो जो चीजें देखी उनके नाम एक नोटबुक पे लिखिए। अगर कोई ऐसी चीज आपको जानवर दिख गया जो आप उनको नहीं जानते तो उसके बारे में ऑब्जर्व करके देखो, कैसे रंग का है, उसका कलर कैसा है, साउंड कैसा है, उसका शेप कैसा है। तो ये सब चीजें आप उसको ध्यान से देखो। कैन यू टेल? इन द कोर्स ऑफ योर ऑब्जर्वेशन डिड यू नोटिस एनी साइंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिविंग थिंग्स दो द लिविंग थिंग्स देमसेल्व्स वेर नॉट सीन? फॉर एग्जाम्पल, डिड यू नोटिस एनी पार्टली eaten fruits or shells, fallen feathers, animal tracks, dung droppings, nests, cocoons, eggs, honeycomb etc. तो कभी आपने अपने प्रकृति में आसपास ऐसा देखा है कि थोड़ा सा खाया हुआ फल देखते हो ना, कभी जाम के पेड़ पे आधा खाया हुआ जाम रहता है या आम रहता है आधा खाया हुआ, तो उनको पक्षी लोग खाते हैं ना। देखा है ना ऐसा फल कभी आधा खाया हुआ। फिर कभी कभी आपने रास्ते में गोबर पड़ा हुआ देखा होगा, फिर या फिर एनिमल ट्रैक्स देखे होंगे उनके, कभी किसी पेड़ पर घोंसले देखे होंगे पक्षियों के, अंडे देखे कि कभी किसी घोंसले में, या तो फिर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, है ना। ये सब हमारे वातावरण में हम आसपास कभी देखते ही हैं। कुड यू ऑब्जर्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो क्या कभी आपने सूक्ष्म जीवाणु भी देखे कहीं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स डिड यू सी एट द प्लेसेस यू विजिटेड? तो आप जहां जहां पर कभी गए हो कोई ऐसी जगह पर, तो आपने कितने प्रकार के लिविंग थिंग्स देखे हैं? डू यू थिंक यू सॉ ऑल द काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग देयर? डिड यू सी द सेम लिविंग थिंग्स एट वेरियस प्लेसेस और डिफरेंट वंस? तो आपने अलग अलग तरह के लिविंग थिंग्स देखे हैं क्या? या फिर एक ही प्रकार के जानवर एक ही जगह रहते हैं, ऐसा कहीं देखा है? या फिर अलग अलग रहते हैं, है ना। हमारे एनवायरमेंट में सब अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं। द वेराइटी वी सी इन ऑल द लिविंग थिंग्स दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स। एक ही जगह पर तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, जैसे पशु पक्षी हो गए, जानवर हो गए, हम इंसान हो गए, बिल्ली, कुत्ते, तो ये सारे लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे, ये सब जहां एक ही जगह पे रहते हैं तो उस जगह को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस। कैन यू टेल विच वन ऑफ द प्लेसेस यू विजिटेड शोज ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी? To study the biodiversity of a place, scientists make a large number of observations. They make these observations in different conditions such as day and night, in different seasons, etc. They use special devices to make observations of living things that are found at great heights or depths, as well as of microorganisms.
Observations of many scientists are brought together and studied again. Only when all such efforts are made over a long period of time can we be sure of the biodiversity of place. तो हम किसी भी जगह की जानकारी हासिल करने के लिए वहां उस स्थान के हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग क्या है, किसी स्थान के बारे में अगर डीपली उनको पढ़ाई करनी है तो उस जगह के बारे में वो लोग सब कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जैसे वहां पर किस प्रकार के जानवर रहते हैं, वहां क्या क्या नीचे जमीन के अंदर क्या क्या दबे हुए हैं, वहां की पहाड़ियां, वहां का वातावरण कैसा है, वहां पर कितने बड़े बड़े पहाड़ है, उनकी हाइट कितनी है, उनकी गहराई कितनी है, और वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो जो सारे साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग जगहों के वो लोग इंफॉर्मेशन लाते हैं इकट्ठा करके, फिर उन सबको वो लोग वहां पर एक जगह इकट्ठा करके उसके बारे में स्टडी करते हैं, और फिर स्टडी करने के बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं। The environment, the surroundings and the conditions in those surroundings which affect the life of the organisms there are together known as their environment. It includes many components such as sunlight, air, water, soil, plants and animals etc. तो प्रकृति, वातावरण, हम environment किसे कहते हैं, जब वहां का जो सराउंडिंग है, वहां का जो एरिया है और वहां की जो परिस्थिति है वो कैसे इफेक्ट होती है, कि वहां पे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे साथ में रहते हैं और कैसे उनमें तब्दीलियां होती है, तो ये सब मिलके एनवायरनमेंट बनता है। तो एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें आ जाती है, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, वहां की मिट्टी, वहां के जानवर, वहां पशु पक्षी जो भी है, ये सब मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। Living and non-living things are dependent on each other. There is a lot of give and take or interaction between them. Environmental science studies these interactions. तो कोई भी जगह पर जो है वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, है ना। तभी हमारी प्रकृति आगे बढ़ती है। हम एक दूसरे को खाते भी हैं, फिर उनके लिए भी कुछ पैदा करते हैं, तो एक दूसरे से हम कुछ लेते भी हैं और उनको कुछ देते भी। तो इस प्रकार हमारे बीच जो है वो इंटरेक्शन बना रहता है। तो इसी इंटरेक्शंस को एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स शोन बिलो। डिस्कस द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। तो कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों को आप देखिए, यहां पर लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तभी हमारा इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। तो जैसे ये सब लिविंग थिंग्स है, और ये जैसे पत्थर नॉन लिविंग थिंग है, नदी नाले नॉन लिविंग थिंग है, तो ये सब जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द फूड चेन। फूड चेन यानी खाने की चेन किस प्रकार बनती है। जैसे मैंने आपको बताया प्रकृति में हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हमारा साइकिल जो है वो चलते रहता है। तो फूड चेन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो सूरज की गर्मी से पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। पेड़ पौधे कैसे बनते हैं, मट्टी और सूरज की गर्मी से, पानी से वो उगते हैं। तो फिर इन पेड़ पौधों को कौन खाता है, टिड्डे खाते हैं, ग्रास हॉपर। फिर ये ग्रास हॉपर को कौन खाते हैं, पक्षी लोग खाते हैं। तो इस प्रकार ये फूड चेन बन गया है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है ना। तो ये फूड इस पर, जैसे ये देखो जानवर, जानवर जो है वो पेड़ के पत्ते खाते हैं, तो सब हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ग्रास हॉपर ईट ग्रास एंड लीव्स, बर्ड्स ईट ग्रास हॉपर। तो एक दूसरे को हम खाकर जिंदा रहते हैं और फिर उनके लिए भी कुछ पैदा करते हैं। कैन यू टेल हु ईट्स बर्ड्स, व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट्स। तो क्या आप बता सकते हो कि बर्ड्स को कौन खाता है, व्हाट इज द फूड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का खाना क्या है ना। तो बर्ड्स को कौन खाता है, बर्ड्स को बिल्ली खा जाती है ना, सांप खा जाते हैं, तो ये बर्ड्स को खाते हैं। और प्लांट्स का फूड क्या है, प्लांट्स का खाना कैसे बनता है, मट्टी, पानी और सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना। पेड़ पौधे भी अपना खाना तैयार करते हैं, तो उनको मिट्टी की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है और पानी की जरूरत पड़ती है। देयर आर सेवरल लिंक्स इन दिस चेन। इफ द लिंक्स वेर टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, कुड दैट बी कॉल्ड अ चेन? Even though each link is a complete object, it is joined to the links before and after it.
इफ एनी लिंक कम्स लूज द चेन इज ब्रोकन। इस प्रकार जो है इनके बीच में एक चेन बन जाती है। अगर इनमें से एक भी चीज कम हो गया, अगर चेन टूट गई, लिंक टूट गया उनके बीच में, तो चेन जो है वो टूट जाती है। तो खाने का उनके बीच में चेन बन जाता है, जिसे कहते हैं फूड चेन। इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, ए ग्रास हॉपर एंड ए बर्ड। दे आर ऑल कनेक्टेड। ईच ऑफ द कंपोनेंट्स, प्लांट, ग्रास हॉपर, बर्ड, इज फूड फॉर द नेक्स्ट वन। That is why we say that they form a chain. Such a chain is called food chain. Each of these components is a link in a food chain. तो जैसा अभी अपन ने चित्र में देखा कि घास को जो है वो टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षियां खाते हैं, पक्षियों को फिर जानवर खा जाते हैं, बिल्ली वगैरह, कुत्ते वगैरह। तो इस प्रकार उनके बीच में एक चेन बन जाती है। इसी चेन को जो है फूड चेन बोलते हैं। ठीक है। द पिक्चर बिलो शोज अनदर फूड चेन. You have to guess the missing link in it. Look at the first and third picture. Think of these connection between them to come and complete the chain. तो यहाँ पे बोल रहे चेन दिया हुआ है, जैसे सन की गर्मी से पेड़ पौधे बनते हैं, पेड़ पौधे और पत्ते को फिर कैटरपिलर खाते हैं। कैटरपिलर को कौन खाता है? फिर कैटरपिलर को बर्ड खाता है। तो यहाँ पे बर्ड मिसिंग है ना। बर्ड को फिर कौन खाता है? उल्लू खाता है। देखो बर्ड ने पकड़ा हुआ है पक्षी को, है ना। तो इस प्रकार ये इनके बीच में एक फूड चेन बन गई है। In nature, there are many food chains. In one of the links in a chain becomes extinct, can be food chain last. तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे फूड चेन, देखो ये भी एक फूड चेन है। सूरज की गर्मी से पेड़ पौधे घास बनता है, घास को कौन खाता है? फिर रैबिट खाता है ना। रैबिट को फिर कौन खाता है? स्नेक खाता है। तो इस प्रकार ये भी एक फूड चेन है। तो ऐसे हमारे प्रकृति में बहुत सारे फूड चेन है जो एक दूसरे को खा के उसके ऊपर वातावरण को बैलेंस करते रहते हैं। वातावरण को बैलेंस करने के लिए एक दूसरे को खाना भी जरूरी है। अगर समझ लो रैबिट को सांप नहीं खाएगा तो रैबिट की प्रजाति बढ़ती जाएगी, और अगर सांप मेंढक को नहीं खाएगा तो मेंढक ही मेंढक हो जाएंगे। अगर सांप को इंसान नहीं मारेगा, तो इस प्रकार कम ज्यादा करना जरूरी है, तभी हमारा वातावरण जो है वो बैलेंस रहता है। द फूड वेब. ऑब्जर्व द वेरियस फूड चेन शोन इन द पिक्चर बिलो. Find the different food chains of which the worm and the mouse form a link. One living thing can be a part of number of food chains that gives rise to a food web in nature. तो ये कह रहा है कि फूड वेब किसे कहते हैं? तो फूड वेब यानी हर एक जानवर जो है वो एक से ज्यादा चीजों को भी खाता है। अब जैसे हिरण को शेर भी खाता है, फिर हिरण को लोमड़ी भी खाता है, घास को टिड्डे भी खाते हैं, कैटरपिलर भी खाते हैं, इल्लियां वगैरह, फिर उनको कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है। तो इस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तभी वेब बनता है। वेब है ना जाला। जैसे मकड़ी का जाला कैसे बनता है, वैसे ही जानवरों में भी जाला बनता है। तो हम देखते हैं जाला किस प्रकार बनता है, इसे कहते हैं फूड वेब। तो कैसे? ये घास है तो घास को जो है वो कैटरपिलर खाता है, इल्लियां वगैरह, फिर इसी इल्ली को कौन खाता है? इसको फिर टिड्डे भी खाते हैं, और फिर इसको फिर जो है, और ये कैटरपिलर पत्तों को भी खाता है, फ्रूट्स को भी खाता है, घास को भी खाता है। तो फिर टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को मेंढक भी खाता है, फिर टिड्डे को पक्षी भी खाते हैं, है ना। एक ही चीज को बहुत लोग खाते हैं। जैसे फिर मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को सांप खाता है ना। तो सांप जो है वो चूहे को भी खाता है। फिर चूहा किसे खाता है? चूहा फल भी खाता है, कुछ फल कुतर के खाता है। अभी जैसे गिलहरी है, गिलहरी फल को भी खाती है ना। गिलहरी फल खाती है, फिर गिलहरी को कौन खाता है? गिलहरी को ये बाज खा लेता है ना। तो इस प्रकार जो है वेब बन जाता है। अब जैसे हिरण है, हिरण को शेर खाता है, और शेर फिर रैबिट को भी खाता है ना। तो एक दूसरे को ये लोग खाते हैं, और रैबिट को फिर ये ईगल भी खाता है। तो इस प्रकार इनमें एक जाला तैयार हो जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड इन फूड चेन्स प्लांट्स. Every living thing gets its food from the environment. Many animals in the environment eat only plants. Other animals eat the animals that live on plants. But plants make their own food in the presence of sunlight, using water and the carbon dioxide from the air. It means that plants are the main support of every food chain. तो जैसे हमने फूड चेन देखा, हर एक
जानवर जो है एक दूसरे को खा के डिपेंड रहता है एक दूसरे के ऊपर। परंतु इस फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे खुद अपना खाना तैयार करते हैं और फिर उसी को सब लोग खाते हैं। पेड़ पौधों को हिरण भी खाता है, पेड़ पौधों को टिड्डी भी खाते हैं, ग्रास हॉपर भी खाते हैं, रैबिट भी खाता है और फिर उसको फिर बाकी के जानवर खाते हैं। तो इस प्रकार फूड चेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लांट्स। ये देखो प्लांट्स अपना खाना कैसे तैयार करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सॉइल एंड वाटर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। इन चीजों को मिला के प्लांट जो है वो अपना खाना तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल बैलेंस। अब प्रकृति में बैलेंस भी होना जरूरी है ना? देयर आर मैनी फूड चेन्स इन अवर एनवायरमेंट। बिकॉज ऑफ दीज फूड चेन्स एवरी लिविंग थिंग गेट द फूड इट नीड्स एंड देयरफॉर कंटिन्यूज टू लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल हेल्प द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। Microorganisms living in the soil help the process of decomposition of plant residue, dead animals, etc., etc. As a result, substances that help the growth of plants are formed and gets added to the soil. Plants use them for their growth. तो environment का balance कैसे होता है? जैसे पेड़ पौधे उगते हैं तो पेड़ पौधों जब वो सड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं या फिर कोई जानवर मर जाते हैं तो वो फिर से मिट्टी में मिलके मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। तो इस प्रकार एनवायरनमेंट के लिए फायदा ही है ना, बैलेंस बना रहता है। अब देखो कोई भी जानवर पैदा होता है तो वो मरता भी है ना, और पेड़ पौधे हमेशा तो नहीं रहते, उनके पत्ते झड़ते रहते हैं तो वो सड़के जो है वो डिकम्पोजिशन होके खाद बन जाते हैं और वही खाद जो है फिर मिट्टी में मिल जाता है ना। तो इस प्रकार एनवायरमेंट जो है बैलेंस रहता है। जैसे देखो यहाँ पे एनवायरमेंट, सूरज की गर्मी, सूरज से पेड़ पौधे बनते हैं, पेड़ पौधों को फिर हिरण ये खाते हैं जानवर। तो ऐसे ही साइकिल चलते रहता है ना। हर एक चीज को बैलेंस करना भी जरूरी है। Thus, plants use substances in the soil for their growth, and when plants and animals die, the decomposition of their remains adds these substances to the soil once again. This is an important cycle in the environment. जैसे मैंने आपको बताया, प्लांट्स और एनिमल्स जब मरते हैं तो फिर से वो खाद बन के मिट्टी में मिल जाते हैं। ऑल्सो लिविंग थिंग्स गेट ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। Living things are use oxygen from the air for breathing and give out carbon dioxide gas. Plants use the carbon dioxide from the air for making their food. Oxygen is given out in this process and gets added. Oxygen is given out in this process and gets added to their air again. This too is a cycle in nature. तो जिस प्रकार जानवर एक दूसरे को खा के साइकिल बनाते हैं उसी प्रकार पानी से भी साइकिल बनता है। कैसे? इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम ऑक्सीजन जो है लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमारे द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती। तो इस प्रकार हमारा बैलेंस बन जाता है नेचर में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं और हम ऑक्सीजन लेके उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का नेचर में साइकिल है, देखिए वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल किसे कहते हैं? सबसे पहले बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो नदी नालों में जमा हो जाता है ना, नदी नालों में जमा होता है। फिर गर्मी में सूरज की गर्मी से वो क्या है, भाप बन के ऊपर जाने लगते हैं, भाप बन के ऊपर जाते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर जाके इकट्ठे होते हैं तो वो इकट्ठे होकर कंडेंसेशन हो जाते हैं। कंडेंसेशन हो जाने से क्या होता है, बादल बन जाते हैं। और जब बादल जो है वो हैवी हो जाते हैं, उनका वजन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फिर से पानी भर के जमीन में बरसने लगते। तो इस प्रकार जो है वाटर साइकिल चलते रहता है ना। जिस प्रकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी नेचर में बैलेंस बना रहता है। इमेजिन करो अगर हम ऑक्सीजन लेते ही रहे और कार्बन डाइऑक्साइड कोई यूज ही ना करे, उसे हम वातावरण में छोड़ते रहेंगे तो हमारा वातावरण जो है वो जहरीला हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पेड़ पौधे उसे यूज करते। तो ये प्रकृति का बनाया हुआ एक नियम है। लिविंग थिंग्स इन नेचर, द इंटरेक्शंस गो ऑन कंटिन्यूअसली. This helps to maintain the food chain in the environment. When the various cycles in the environment go on uninterrupted, environmental balance gets maintained. तो इसी प्रकार जब एक दूसरे को हम
डिस्टर्ब किए हुए अपना साइकिल बराबर चलाते रहेंगे, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बैलेंस रहता है ना, और हमारा वातावरण जो मेंटेन रहता है। हर एक चीज को कम ज्यादा होते रहना चाहिए, ये इसको खाएगा वो उसको खाएगा, हमारा वातावरण जो है वो बैलेंस रहेगा, तो हमारा एनवायरमेंट भी सेफ रहेगा। इसे ही कहते हैं एनवायरमेंटल बैलेंस और फूड चेन। व्हाट वी हैव लर्न, तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? देयर आर uninnumerable types of living things on the earth. There is interaction between living and non-living things in the environment. Different kinds of animals, plants and microorganisms are found in different regions of the earth. The water cycle, various other cycles and food chains in nature help to maintain the balance in the environment. This balance has been maintained for thousands of years. तो हमने क्या क्या सीखा इस पार्ट में कि इस धरती पर जो है, इस जमीन धरती पर जो है हजारों टाइप के लिविंग थिंग्स हैं, और फिर उनके बीच में जो है इंटरेक्शन है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और इस धरती पर जो है तरह तरह के जानवर, पेड़ पौधे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जिससे जो है हमारा अर्थ बनता है। और फिर वाटर साइकिल और वेरियस अदर साइकिल्स एंड फूड चेन्स, इनको भी मिला के नेचर हेल्प टू मेंटेन, और हम इन सब की सहायता से जो है प्रकृति को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करते हैं। और इसी बैलेंस से जो है, इस बैलेंस को हम अपने पृथ्वी पर हजारों साल तक जिंदा रखते हैं, है ना। पृथ्वी पे तो ये साइकिल चलते ही रहते हैं, कुछ पैदा होते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, तो जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। हमारा जीवन चक्र चलते रहता है, और हमारा एनवायरनमेंट जो है इस प्रकार बैलेंस होते रहता है। ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। अब आगे आप इसके लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।